जी आने आने हो जाएंगे वो करीब आएंगे हम हो जाएंगे हम लोग खुद हट जाएंगे। हाँ समझदार हैं आप लोग बस सामने से हटिए सर थोड़ा सा प्लीज प्लीज थोड़ा सा शुक्रिया। लाइट जा रहा है यार। भैया आगे चल जा प्लीज। आगे चलो आगे चलो। चल रहे चल रहे चल रहे पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। साइड हो जाओ साइड हो जाओ। लेंस पीछे लिया। हेलो हेलो माइक चेक। माइक चेक कर लो यार। ये ओके।
गनमैन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान को आज़ादी के 74 साल हो गए हैं और इस 74 सालों में हम कई बार लड़खड़ाए भी हैं, लड़े भी हैं, जीते भी हैं और हमने हार भी देखी है। लेकिन जैसा कि हमें हमेशा हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हारता वही है जो हार मान लेता है। जो लड़ना जानता है वो नेशन, वो कौमें दोबारा उठ के खड़ी होती हैं और फिर से अपनी जंग का आगाज़ करती हैं। एक ऐसी जंग जिसमें प्रॉस्पेरिटी हो, एक ऐसी लड़ाई जिसके अंदर हम अपनी तरक्की के लिए लड़ें, एक ऐसी बैटल जो हमारे यहाँ एजुकेशन और हेल्थ के लिए हो, वो जारी और सारी रहेगी। और इंशाअल्लाह इस सारी जंग में हम सब मिलकर अपना हिस्सा डालेंगे अपने वतन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अफ़गानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल के असरात पाकिस्तान तक आएंगे और ये वक्त है कि हम सब मिलकर अपने वतन अज़ीज़ को इस मुश्किल वक्त से, जो आने वाला वक्त हम देख रहे हैं, इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम एज़ ए नेशन, एक कौम की बहैसियत कौम, हम अपने मुल्क को इस आने वाले वक्त, इस आने वाली मुश्किल और इस जद्दोजहद में हम साथ खड़े हों, इकट्ठे नज़र आएँ, एक कौम की तरह, एक उस कौम की तरह जो कौमों ने दुनिया में तारीख़ में अपना नाम किया है, उन कौमों की तरह हमें इकट्ठा होना है। अगर हम इस वक्त मुंतशिर रहे अपनी छोटी छोटी अना के ऊपर, हमने तफरक़ेबाज़ी की और एक कौम ना बन सके खुदा न खास्ता, तो बहुत बड़ा ख़तरा हमारे मुल्क को लाक हो सकता है। हम अहद करते हैं आज कायद के मज़ार पर खड़े होकर 14 अगस्त को कि हम अपनी पूरी जान और माल और दिल सब लगा देंगे अपने इस वतन की हिफाजत के लिए और किसी बैरूनी या अंदरूनी ख़तरात को हम अपने वतन पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त 2021 पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी के मौके पे मैं गवर्नर सिंध के साथ यहाँ मज़ार पे हाज़िरी दी है सूबा सिंध के लोगों, हुकूमत सिंध की जानिब से। आज ये हाज़िरी दी है अपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और हमारे बाकी जो बड़े थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के ये हमारा प्यारा मुल्क हासिल किया, उनको खिराज अकीदत पेश करने और उसके साथ साथ उनके बताए हुए उसूलों पर चलने के लिए सबको तलकीन करने के लिए। जैसे अभी गवर्नर साहब ने कहा कि कायद-ए-आज़म ने जो 3 प्रिंसिपल्स बताए थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उसमें यूनिटी यानी मुत्तहद होना इस वक्त हमारी अशद ज़रूरत है। जो हमें अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात पाकिस्तान को इस वक्त हैं। पिछले साल भी मैंने एग्जैक्टली यही बात कही थी कि हमें मुत्तहद होने की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया में जो ये कोरोना की वबा फैली हुई है, उससे मुकाबला करने के लिए जो हमें ख़तरात हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए और आलमी सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है, जहाँ पे हम अपने आप को एक मुश्किल सूरत हाल में देखते हैं, उन सब का मुकाबला करने के लिए हम सब का मुत्तहद होना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। 2 साल से ज़ायद हो गए हिंदुस्तान का जुल्म और बर्बरियत हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर जो उठा रहे हैं जुल्म और बर्बरियत, उसको याद करते हुए और ये अहद करना चाहिए कि हम उनके साथ मुत्तहिद हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और अब
आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो मुत्तहद होके दुश्मनों का मुकाबला करने की बात करते हैं, हमारे पूरे मुल्क को उन उसूलों पे चलना चाहिए और अपने, जैसे मैंने कहा, बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको किसी तौर पे रायगा होने नहीं देना चाहिए। एक बार फिर मैं, पिछले साल भी मैंने कहा था कि जो कोविड का वबा फैली हुई है, अभी तक पूरी दुनिया इसके असर में है। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी रही है, हम सब ने मिल के इस कोविड की वबा के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पे बढ़ चढ़ के कोशिश की है कि उनको फॉलो किया जाए। मैं अभी भी आप सबसे कहता हूँ, आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से पूरे मुल्क के अपने बहनों और भाइयों को कहता हूँ कि ये वबा अभी तक मौजूद है और इसका सही मुकाबला करने का तरीका एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। अगर हम वैक्सीनेटेड होंगे, हमें अब इसका सबूत भी मिल गया है कि वैक्सीन कराने के बाद हमारे लोगों ने इस वबा के लिए ज़्यादा बेहतर तौर पे इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो सब के सब वैक्सीन कराएं। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। कायद-ए-आज़म के उसूलों के तहत सिंध को, क्योंकि हम सिंध की बात करेंगे, दोनों हजरात का ताल्लुक सिंध से है, कायद-ए-आज़म के उसूलों के तहत इस सूबे के अवाम को तरक्की दिलाने के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए और इख्तिलाफात के खात्मे के लिए आप लोग कब कदम आगे बढ़ाएंगे और कब वो हुक्मरानी देंगे जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म ने देखा था? 75 साल कौम को इंतजार करते हुए हो गए। देखिए, जब भी मेरा ख्याल है कि मैं और वज़ीर आला साहब इकट्ठे खड़े होते हैं मीडिया के सामने, तो सवाल इतनी तेज़ी से आते हैं और ऐसा लगता है कि शायद वज़ीर आला ने अपने हाथ में खंजर पकड़ा हुआ है या मैंने अपने हाथ में खंजर पकड़ा हुआ है कि ज़रा इधर चूके और घोप दिया। हमारी एक वर्किंग रिलेशनशिप है और अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप। वज़ीर आला के साथ मेरी मुसलसल कोऑर्डिनेशन रहती है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो बात होती है, जो तरक्की के ऊपर बात होती है, उसके ऊपर हम कई बार एक दूसरे को मशवरे भी देते हैं। कई बार उस पर अमल भी किया जाता है, कई बार नहीं किया जाता। ये सवाबदीद पर है दोनों जमातों की, वफाक की और सूबे की। लेकिन जो चीज़ हमें अपने सूबे के लिए बेहतर लगती है उसकी तरफ हम ज़रूर एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसकी मिसाल है कि हमें ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी ज़रूरियात थी सिंध हुकूमत के साथ, उसमें हमें कोई रुकावट नहीं आई। ऑरेंज लाइन जो सिंध हुकूमत बना रही है, उन्होंने मुनासिब समझा कि जहाँ ग्रीन लाइन की जिस तरह से बसों की प्रोक्योरमेंट हो रही है ऑरेंज लाइन की हो, तो उन्होंने वफाक के इदारे SITCL के थ्रू उसकी प्रोक्योरमेंट की। तो ये वर्किंग रिलेशनशिप तो अपनी जगह बेहतर हो रही है। कई चीज़ें फंस जाती हैं, जैसे बंडल आइलैंड का एक मंसूबा था, वो फंस गया। वो अभी तक रिजॉल्व होने के लिए हम गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके ऊपर जो खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध हुकूमत के, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो चीज़ें भी निकल जाएंगी। हमारा जो अभी पाकिस्तान क्वार्टर का मामला था, उसमें भी हमारे साथ बेहतरीन ताउन रहा दोनों जमातों का, और वो भी माशाल्लाह हल होने की तरफ गामज़न है तेज़ी से। वहाँ पे पाकिस्तान का पहला स्लम जो है उसको डेवलप किया जाएगा और ये एक एग्ज़ाम्पल होगा पूरे पाकिस्तान के लिए कि किस तरह से, जैसे सारी दुनिया में डेवलपमेंट हुई है कच्ची आबादियों की, वैसे पाकिस्तान में भी कच्ची आबादियों की तरफ एक बेहतरीन डेवलपमेंट का मंसूबा आ रहा है। तो लिहाजा ये तासुर देना कि कोई ऐसी चीज़ है कि कोई खुदा ना खास्ता एक दूसरे की जान के दुश्मन हुए हैं या प्यासे हुए हैं, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई चीज़ें हर रोज़ या हर हफ्ते या कई महीने में एक आध बार ऐसी हो जाती है जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात दोनों हुकूमतों को होते हैं और ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके अंदर कोई फ़िक्र की ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई हादसा होने जा रहा है। ये नेचुरल प्रोसेस है। दो मुख्तलिफ सोच रखने वाली जमातें हैं। एक सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की लीडरशिप में वफाक पे हुक्मरानी कर रहा है। तो दो मुख्तलिफ सोच रखने वाली जमातों में अगर कोई
थॉट प्रोसेस का या किसी जाविये से फ़र्क आता है, तो ये कोई अचंभे की या कोई बहुत परेशानी की बात नहीं। अच्छा वज़ीर आला साहब ये बता दीजिएगा कि मैंने गवर्नर साहब ने बात कर दी, ये मैंने आपको गवर्नर साहब ने क्लियर कर दिया। जहाँ पे दो जमातें होती हैं कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने कहा 13-14 साल से हुकूमत में, इस सूबे के लोगों के वोट के वजह से हुकूमत में, और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम कोशिश करेंगे और कामयाब होंगे कि इस सूबे के लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर सके। और वफाक के साथ मैंने तो पहले ही शुरू में कहा कि हमें ज़्यादा मुत्तहद होने की, और हर शोबे में, ये सिर्फ गवर्नेंस नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, हर शोबे में हमें ज़्यादा मुत्तहद होके और उस मुल्क की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी रखनी चाहिए। सर आप ये कह तो रहे हैं कि वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन हकीकत नज़र नहीं आती ऐसी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को ही ले लें। शुरू दिन से हम विफाक और सिंध के दोनों के अलग अलग बयान दे रहे हैं कि इसका इतना शेयर है, इसका इतना शेयर है। आज आप दोनों साथ खड़े हुए बताई दें किसका कितना शेयर और अब तक किसने कितना फीसद अपने हिस्से का काम कराया है। आप बताइए। देखिए, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कोई एक महीने एक साल में होने वाली चीज़ नहीं है। टोटल 1100 अरब से भी ज़्यादा है, और शेयर्स का वो बड़ा क्लियर हुआ है उसमें। और जो डिटेल्स, अब नंबर्स एग्जैक्टली मुझे इस वक्त याद नहीं है। एक ही इशू था, दोनों जो थोड़े से तजाद किस्म की बातें आ रही थी, वो जो सर्कुलर रेलवे की ओनरशिप किसकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये वफाक करेगी, और वफाक उसके पैसे दे रही है तो उसी के शेयर में आएगा। लेकिन शेयर सिंध के लोगों का है, ना वफाक का है, ना सिंध हुकूमत का है। ये सिंध के लोगों का शेयर है जो कि सिंध में और उसके ताल्लुक के अलावा कराची में लग रहा है। और कुछ सवाल? कराची के लिए जो पैकेजेस आपने अनाउंस किए हैं, पहले 1100 अरब की, फिर 30 अरब, तो उसका हम कब तक जो है वो ग्राउंड रियलिटी है, उसके लिए क्या है, अगर हम थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, और उसको पीपल्स पार्टी के भी खदशात होते हैं, तो आप इनको किस तरह से ऑन बोर्ड लेंगे, क्योंकि एट द एंड वफाक और पीपीई जो भी कंट्रोवर्सीज है उस पर कराची का शहरी सफ़र कर रहा है, तो उसको किस तरह से। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे कोई तजाद इस वक्त तक मेरे इल्म में तो नहीं है कि कोई इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर। इसमें K4 का जो मंसूबा था उसको इस तरह से बाइफिकेट किया गया था कि उसकी ऑगमेंटेशन, यानी उसकी सारी पंपिंग और उसका पानी पहुंचाने का काम सिंध हुकूमत का था, और वफाक ने अपने ज़िम्मे उस कनाल को लिया था जो यहाँ पर आ रही है कराची पानी लेकर, और उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। सिंध का काम कहाँ पहुँचा है वो भी अपने काम शुरू कर चुके होंगे, मुझे उम्मीद है वज़ीर आला ज़्यादा उस पर बता सकेंगे। KCR का, जैसे अभी आपको वज़ीर आला ने बताया कि KCR की ओनरशिप का एक इशू आ रहा था कि कौन इसको बनाएगा, आया कि सिंध हुकूमत इस पर काम करेगी या वफाक इस पर काम करेगी। तो अब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गया है कि वो 100% वफाकी मंसूबा है, वफाक की फाइनेंसेस से हो रहा है। और लिहाजा मैं ये आपको बताता चलूँ कि बड़े भाई होने की हैसियत से वफाक का हिस्सा जो हमारा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसमें ज़्यादा है, लेकिन सिंध हुकूमत ने अपना हिस्सा जो सिंध हुकूमत का बनता था, जो उन्होंने कमिट किया था, वो अपनी जगह पर मौजूद है। और जो बड़े मंसूबे हैं ML1 या K4 या कराची सर्कुलर रेलवे, ये सारे मंसूबे अपनी जगह तेज़ी से जारी व सारी हैं। जो नालों की सफाई का काम था, उसमें जो 3 बड़े नाले थे उसके लिए 35 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं वफाक की तरफ से, और उन नालों के ऊपर आप सब जाके ख़ुद भी देख सकते हैं कि बड़ी तेज़ी से उनके ऊपर काम हुआ है। FWO ने बहुत अच्छा उसके ऊपर परफॉर्म किया है। लोगों की रीसेटलमेंट के लिए सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है। वो वज़ीर आला साहब बता सकेंगे कि रीसेटलमेंट लोगों की किस तरह कर रहे हैं और क्या उसके प्रोग्राम उनके पास है। लेकिन ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा जो ये तरक्याती प्लान्स होते हैं, चाहे वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान हो या और कोई मंसूबा हो, उसके लिए आपकी तरफ से एक पॉजिटिविटी की बहुत अशद ज़रूरत है। अगर आपकी सपोर्ट रहेगी, आपकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स जाएंगे, तो हमारी कौम, नेशन एज ए नेशन हमें मुत्तहद होने में आसानी होगी। बहुत शुक्रिया। वफाक की जानिब से मुसलसल ये कहा जाता है, जो वफाकी मामलीन हैं, वज़रा हैं, कि हम सिंध को 1 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि जब अगर हम सिंध को पैसे देते हैं तो वो दुबई और लंदन चले जाते हैं। जब इस तरह के बयानात सामने आएंगे, जब इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी, तो फिर किस तरह से वो वर्किंग रिलेशनशिप चलेगी। आप यहाँ पर शायद वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं मुराद अली शाह साहब के साथ, लेकिन शायद वफाक में बैठे हुए कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते। इस तरह के मामलात
फिर खराबी की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ से जवाब आता है कि 162 और 1100 अरब रुपए के जो पैकेजेस का ऐलान किया था, 1 रुपया सिंध को अब तक नहीं मिला। फिर किस तरह से मामला आगे चलेंगे? देखें, ये एक आप टॉल क्लेम कर रहे हैं कि 162 अरब रुपए का जो ऐलान किया था उसमें से 1 रुपया नहीं मिला। मैंने आपको अभी बताया, सारी तफसीलन आपको बताई कि किस किस तरह से पैसे खर्च हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये वफाक का अपनी मर्ज़ी है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स खुद एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या सिंध हुकूमत को पैसे देना चाहते हैं। ये वफाक की मर्ज़ी है। सिंध हुकूमत की अपनी मर्ज़ी है कि वो अपने जो उनके पास फंड्स हैं उनको किस तरह डिसबर्स करना चाहते हैं। इसके अंदर कोई, मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं पाया जाता। अगर आप कोई आज 14 अगस्त के दिन, मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि हमें यूनिटी की ज़रूरत है। आप जो तीखे सवाल कर रहे हैं मसाले वाले, उसका मसाले का जवाब आज तो कम से कम शाह साहब ये बता दें, रिस्पॉन्ड कर दें मेरे सवाल पर, आप रिस्पॉन्ड कर दें कि आप लोगों को पैसे मिले या नहीं मिले। अरे मेरी बात सुने, अच्छा करते हैं आप। अच्छा मेरी बात सुने, पैसे देना किसी का एहसान नहीं है। आइन के मुताबिक एक तरीक़ाकार है। आइन में नेशनल फाइनेंस कमीशन है। नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कोई रोक नहीं सकता। गवर्नर साहब ने जो बात कही वो भी उन्होंने ये बात कही कि जी वफाक की मर्ज़ी, और मैं मोर देन वेलकम करता हूँ वफाक को कि ना सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में, पूरा सिंध जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे आके डेवलपमेंट के काम करें। मेरी हमेशा सिर्फ एक ही, और मैं उसको ओपनली भी कहा है कि जो काम करें वो सूबे के साथ सलाह मशवरे के साथ करें, इसलिए कि कोई डुप्लिकेशन ना हो। ऐसा ना हो कि हम भी वही काम कर रहे हों और वफाक भी काम करे। और नॉर्मली होता ऐसा है, कहीं कहीं वो जो एक्सेप्शंस हुई हैं ना, और हमें कराची शहर में भी नज़र आई है कि हमने कोई वहाँ सीवरेज लाइन डालनी है तो ऊपर पेवर लगा दिए हैं। अब क्या किया जाए? तो सिर्फ ये थोड़ा सा, और ये जैसे है ना कि ये इख्तलाफात हो सकते हैं कि हम कहते हैं हमारे सलाह मशवरे से करें। बाकी सूबों में भी ये होता है और सिंध को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझी जो कहते हैं। गवर्नर साहब ये बता दीजिएगा कि इस ऐसे मौके पर आप लोग इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, मुत्तहद होने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाते ही एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। जब आप इस तरह के बयान देंगे तो कौन किस तरह से मुत्तहद होगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि यहाँ से निकलने के बाद कोई ऐसे बयान आना शुरू हो जाएंगे कि जिससे आपको फिर अंदाज़ा हो कि कोई लड़ाई झगड़ा है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जिसके ऊपर अगर कोई रिजर्वेशन है तो उसका इज़हार किया जाता है। एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि इसके अंदर कोई, अभी जो अरबाब गुलाम रहीम साहब सिंध के दौरे पर गए थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, उसके ऊपर मेरी रिजर्वेशन है। मैंने वज़ीर आला को भी मैसेज किया, मैंने उनको भी बताया कि हमारी रिजर्वेशन है, उसके ऊपर पुलिस एक्शन नहीं हो रहा। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हो जाती हैं तो उसके ऊपर रिजर्वेशन का इज़हार होता है और होना चाहिए। यही हेल्दी एक एक्सरसाइज है, यही इसी को सियासत का नाम दिया जाता है कि आप एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखें। अगर कहीं वफाक से कोई काम गलत होता है तो उसके ऊपर इनका हक़ है कि ये अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें। इसी तरह अगर सूबा सिंध में, ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि 100% काम सूबा सिंध में बिल्कुल ठीक हो रहे हैं या 100% काम जो है वो वफाक में ठीक हो रहे होंगे। कहीं ना कहीं गलती होती होगी, कहीं ना कहीं चूक होती होगी, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि एक दूसरे की निशानदेही भी करें, राबरी भी करें, उसको बताएं भी करेक्शन के लिए, और उसके लिए हम एक दूसरे से मुखालफत भी कर सकते हैं। सीएम साहब, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। मैं मेरे आखिरी कल आपने बड़ी तफसीली बात की कोविड के हवाले से। तिब्बी माहिरीन जो है फिर ये खदशा जाहिर करें, तामीरी सवाल है कि दोबारा एक 5वीं लहर भी आने वाली है। अच्छा, जो हमारे कौम की जो हालत रही है, अब तो चले वो वैक्सीन की तरफ चले गए, लेकिन सर इसके हवाले से क्या फ्यूचर में इक़दाम आपकी जानिब से किए जाएंगे या फेडरल गवर्नमेंट इस पर क्या मामलत करेगी? दूसरा, गवर्नर साहब आपसे मेरा सवाल ये है कि एक बड़ा देरीना मनसूबा है ये ग्रीन लाइन वाला, तो इसकी बसें जो है आपकी तरफ से खबर अभी जारी हुई थी कि वो बसें शायद चाइना के पोर्ट पे आ गई है, वो कब तक कराची पहुंचेगी? कोई बहुत बड़ा ये कराची का एक मुतालबा है। देखिए, कोविड के लिए अच्छा, दोनों चीज़ें आपने कहा था, मैं इकट्ठे जवाब देता हूँ। कोविड के हवाले से अभी तो हम 4th वेव में चल रहे हैं। हमने सूबा सिंध में और वफाक में NCOC है, हमने सूबा सिंध में टास्क फोर्स जो पहले दिन बनाई थी वो काम कर रही है, और दोनों जगह पे वफाक में भी और सूबा सिंध में भी हम तिब्बी माहिरीन के साथ मिलके उनके सलाह मशवरे से स्टेप्स लिए जाते हैं और स्टेप्स ले रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है, वफाक ने, सूबों ने, और अल्लाह ताला की मेहरबानी सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर रही है कि कोविड की 4th वेव भी
रब का शुक्र है कि इतनी ज़्यादा कराची में एक वक्त में हमें काफ़ी ख़तरात लायक हो गए थे और इसी वजह से हमने वो एक 9 दिन का, वैसे तो सिर्फ 5 दिन का था इसलिए 2 उसमें वीकेंड्स थे शामिल, लेकिन 9 दिन का एक जो लॉकडाउन किया तो उसके असरात आए। हमारी इन्फेक्शन रेट कम हुई है और उससे हमारा सिर्फ ये देखिए ख़त्म नहीं हो जाता। बड़े लोग बात करते थे कि क्या शाम के 6 से पहले कोविड जो है घूम रहा होता है 6 के, ये आपकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं, ये लफाजी करने के लिए बड़ी अच्छी हैं। आपने इस इन्फेक्शन को, इस पेंडेमिक को एक ब्रेक देना है और ये जो भी इक़दामात कर रहे हैं कोई मुराद अली शाह को सोच नहीं आई है, ये जैसे मैंने कहा तिब्बी माहिरीन से आपने बात की, उनसे बात करके ही कर रहे हैं। और इस वक्त अगेन जो दुनिया भर का तजुर्बा है और हमारा तजुर्बा है, इसके अंदर जो SOPs हैं उनको फॉलो करना और वैक्सीनेशन कराना, ये 2 चीज़ें हैं। और तीसरा हुकूमत का, दोनों हुकूमत के ये भी हैं, हुकूमत के इसमें मुल्लखल हैं। तीसरा कि अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को इस हद तक रखना कि खुदा ना खास्ता उन पर कोई ऐसी स्ट्रेस ना है। और मैं आप सब के तवज्जुह से पूरे कौम को, मैंने अभी भी अपने मैसेज में कहा था कि मेहरबानी करके आज यौम आज़ादी के दिन ये तहिया करें कि हमने इस वबा के साथ अब रहना है जब तक इसका ख़ात्मा नहीं होता। तो उसको रहने के लिए जो तरीक़ाकार है, देखें आप सर्दी होती है तो गर्म कपड़े पहनते हैं, आप अपने आप को बचाते हैं ना। आप यही कपड़े पहन के अगर मैं दिसंबर जनवरी में घूमूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। इसी तरीके से इस वबा के एक माहौल जो बना हुआ है उसको के लिए जो तरीक़ाकार तिब्बी माहिरीन ने बताया उसको फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात की, गवर्नर साहब ने भी बताया, हम ग्रीन और ऑरेंज लाइन बना रहे हैं। इसके साथ साथ कराची के लिए बसेस का भी एक, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, 8 अरब शायद इस साल हमने मुख्तस किए जो कि रिलीज़ हुए हैं। पिछले साल उसका कुछ हिस्सा किया था और उनका भी ऑर्डर हो गया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सही बता सकेंगे किस वक्त तक आएंगी। यस, डेफिनेटली मसला है कराची के शहर को, और बहुत मसाइल हैं। अब मैं वो डिटेल में इस वक्त नहीं जाऊँगा, किसी और, आज यौम आज़ादी का दिन है कि जो हमने नोट किया है पिछले 7-8 महीने में KMC और DMC के हालात का, वो किसी दिन मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब से कहूँगा कि वो डिटेल में आपको ब्रीफिंग दें तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा इसका। मैं ग्रीन लाइन को बता दूं, करते रहते जब तक, हाँ सॉरी गवर्नर साहब, मैं इनका ग्रीन लाइन का जवाब दे कहते रहते हैं, इन पे ना ध्यान दिया करें। ये बेटा एक सवाल का जवाब देना है गवर्नर साहब ने। ग्रीन लाइन का आपने सवाल किया था जी। ग्रीन लाइन की जो बसें हैं वो तैयार हो के चाइनीज़ पोर्ट पर पहुंच गई हैं और 2 बार उसकी शिपमेंट की डेट्स जो हैं वो कोविड की वजह से, क्योंकि वहाँ से शिप चला नहीं, वो डिले हुई। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल डेट हमें मिल गई है। अगर ये इस फाइनल डेट पे अल्लाह ने चाहा शिप हो गई तो ये अगले 25 दिन के अंदर कराची पोर्ट पर मौजूद होंगी और उसको जो कस्टम के प्रोसेस है रिलीज़ कराने के लिए 8 से 10 दिन लगेंगे। और इसका ड्राई रन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले महीने किसी वक्त शुरू हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सिंध के लिए, क्योंकि सिंध में मास ट्रांजिट सिस्टम का पहला प्रोजेक्ट ये होगा। और इसके बाद जो मज़ीद लाइंस आ रही हैं, ऑरेंज लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन, वो भी मुतवातिर तरीके से आती जाएंगी और इंशाल्लाह उसमें जो भी ताउन दरकार होगा सिंध हुकूमत को वो भी करेंगे। और ये कराची के एक बहुत बड़ा जो ट्रांसपोर्ट का मसला है जिसकी निशानदेही अभी मेरी बहन ने की, उसके हल की तरफ ये पहला कदम है। इंशाल्लाह ये रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता जाएगा।